फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रेगुलर। स्टडी रेगुलर में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारा जो फंडामेंटल पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 स्टार्ट करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा और 2 पे डायरेक्टली आ गए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि फंडामेंटल पार्ट 1 को अच्छे से देखें। हमने फंडामेंटल्स राइट का जो आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट था उसको स्टार्ट किया था और आर्टिकल नंबर 14 तक डिस्कस किया था। तो फर्दर आज हम आर्टिकल नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं लाइव सेशन नहीं ले पाई बिकॉज मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड अप कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं डिस्कशन ग्रुप इन द टेलीग्राम चैनल में चैट ओपन करूंगी, तो आप वहां पे अपने क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बिकॉज यहाँ पे मिशन यूपीएससी ईपीएफओ 2020 का टारगेट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टाइम टेबल देना स्टार्ट हो चुका है, डेली टारगेट दिए जा रहे हैं आप बच्चों को। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस इसकी बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिए, बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन होगा इसको आपको इस बेल बटन पे प्रेस करेंगे और ऑल को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी आपको मिल पाएगा, राइट। अदरवाइज आप किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रह ना जाए। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, पार्ट 2 के साथ, है ना। तो बच्चों आर्टिकल नंबर, मैं पेन का इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे। सो आर्टिकल नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। 14 तक मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर है। फर्दर 15 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना। सो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 जो है वो प्रोवाइड ये करता है कि मीन्स आर्टिकल नंबर 15 जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स रखे गए हैं, उस सर्टन ग्राउंड्स पे ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। वो ग्राउंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो ग्राउंड्स हैं आपके रिलीजियन, आपका रेस, आपका कास्ट, आपका सेक्स, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्टन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है, जैसे कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जो 2 क्रूशियल वर्ड्स हैं जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली, है ना। अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि मैं, अगर ये पर्सन है ए, इस पर्सन को इस बी से अलग नहीं समझना चाहिए, इसका और इसका डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, है ना, डिफरेंस नहीं करना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए ए को बी को, है ना। ओनली का मतलब होता है ना। अब यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ओनली का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में ये जो मैंने आपको ग्राउंड्स बोले हैं यहाँ पे, रिलीजियन, रेस, कास्ट सॉरी, इनके बेसिस पे, ये ओनली ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आई होप द थिंग इज क्लियर, है ना। ये वर्ड हमेशा याद रखना, कभी कभी एक वर्ड ओनली एंड ओनली के बिना ही पूरी गेम चेंज कर देता है क्वेश्चन की। तो आर्टिकल नंबर 15 प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आई होप मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको क्लियर हो गया है। नाउ ये जो आर्टिकल नंबर 15 है ना, ये कहता है कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी पर्सन के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर वो इन पार्ट से आधारित है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 15। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 16, अगर मैं आर्टिकल नंबर 16 की बात करूं तो ये देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो एक स्टूडेंट की क्वेरी भी थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट, है ना, तो उस क्वेरी का आंसर आर्टिकल नंबर 16 डील करता है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 16, ये हमें प्रोवाइड करता है
क्या ये हमें इक्वालिटी को प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी किसकी होगी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होगी सब सिटीजन के लिए। किस पार्ट के लिए, फॉर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, और फिर हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस जो कि स्टेट के अंडर में आता है, राइट। तो मतलब आर्टिकल नंबर 16 के तहत अपॉर्चुनिटी होगी जो ए और बी की फॉर द जॉब पार्ट के लिए वो सेम होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ए और बी को, ठीक है। नो सिटीजन जो होगा, कोई भी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे ओनली ग्राउंड्स जो हमने आर्टिकल नंबर 15 में डिस्कस करे थे, उन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 16। एंड यहाँ पे आपकी अभी कुछ 3 एक्सेप्शंस आती हैं। वो 3 एक्सेप्शंस क्या हैं, वो 3 एक्सेप्शंस हैं कि नंबर 1 जो एक्सेप्शन है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिसाइड कर सकता है रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जो उस लोकल अथॉरिटी को डील करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे रेसिडेंस एज अ कंडीशन, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस एज अ कंडीशन आई है, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑन द टर्म्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो ये आती है कि स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है सम रेजर्वेशंस को। भाई जो एम्प्लॉयमेंट की स्टेट है, जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, जिस स्टेट ने, वो रिजर्वेशन को बढ़ावा दे सकता है ताकि बैकवर्ड क्लासेस का भला हो सके, ठीक है। अब थर्ड क्या है, अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट कि जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, वो भी गवर्निंग बॉडी का क्या बन जाए, मेंबर बन जाए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी आपका किसका बन जाए, वो भी एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी के अंडर पार्टिसिपेट कर सके। दोबारा से समझाती हूँ, घबराओ मत, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पढ़ने के लिए तो किताब भी है। तो आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक को फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ए और बी है ना, ये जो ए और बी है, ए और बी को जो मैंने आर्टिकल नंबर 15 में ग्राउंड्स डिस्कस करे हैं, उन किसी भी ग्राउंड्स में इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रेसिडेंस और कुछ एम्प्लॉयमेंट के साथ रेसिडेंस मिलेगा, रिजर्वेशन भी कर सकता है सरकार। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे संस्कृत को बढ़ावा देना है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कोई हिंदू कल्चर में से कहे, कोई पंडितों का ग्रुप बोले कि हमें ये पढ़ाना है, हमने अपनी जो हमारी न्यूमरोलॉजी है, हमें अपनी जो पंडित का ज्ञान देना है अपने आगे लोगों को, है ना, तो वो अपना रिलीजियन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं और उसको अपना गवर्निंग ऑटोनॉमस बॉडी भी बना सकते हैं। तो ये सब राइट उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इन केस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनको ये राइट प्रोवाइड किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का भी, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके अलावा आपके साथ आर्टिकल नंबर 17 की बात करूं, है ना, तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो किसके साथ डील करता है, आर्टिकल नंबर 17 जो है वो डील करता है, आपने एक टर्म सुना होगा अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को पूरा का पूरा क्या कर देता है, अनटचेबिलिटी को पूरा का पूरा एबॉलिश कर देता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस को फॉरबिड कर देता है, ठीक है। और ये फोकस किसके द्वारा लाया गया था, ये फोकस है ना जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनके द्वारा लाया गया था। ये क्यों लाया गया था, इसके रिगार्डिंग ना एक स्टोरी भी है, NCERTs में एक स्टोरी दी गई है। उस स्टोरीज में उस स्टोरी से पता चलता है कि क्यों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करा। तो स्टोरी का जिक्र मैं कर देती हूँ कि क्यों रिजर्वेशंस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन में आई। एक बार की बात है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो ब्रदर होते हैं, ये इनकी एज काफ़ी छोटी होती है। इन्होंने ना ट्रैवल करके कहीं जाना होता है। इनके जो फादर साहब होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के फादर साहब, वो डायरेक्टली अपने काम के बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं, राइट। बट BR अम्बेडकर और उनके ब्रदर, जो बड़े ब्रदर होते हैं, इनके एल्डर ब्रदर, ये दोनों को इनके फादर साहब कहते हैं कि तुम दोनों खुद से ट्रैवल करके आ जाना, कि मैं शायद लेट हो जाऊं तो तुम जल्दी पहुंच जाना, ठीक है। इनको शायद किसी के घर जाना होता है, रिलेटिव्स के घर जाना होता है।
तो होता क्या है कि दोनों भाई बोलते हैं ठीक है, तो पापा की बात मान लेते हैं। अब होता क्या है कि बी आर अम्बेडकर एंड हिज जो एल्डर ब्रदर होते हैं, दोनों जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग तो टाइम पे, उस टाइम पे ये ट्रैवल करते हैं टांगा पे। तो टांगा पे जब ट्रैवल करते हैं ना, और जो ट्रैवलर्स को पता लगता है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो उनके भाई हैं वो ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं कि जिनको छूना भी नहीं अलाउ, तो वो उनको ना नहीं लेके जाते। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, नहीं पहले वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और उनकी जो ट्रेन होती है ना वो मिस हो जाती है, तो उसके बाद उनको एक टांगा मिलता है, तो वो टांगा से ट्रैवल करना चाहने की बात करते हैं कि हम पैसे दे देंगे, आप हमें पहुंचा दीजिए। बट टांगे वाला पर्सन को जब पता चलता है वो मना कर देता है, तो वो वहाँ पे माना जाता है कि उस जगह पे वो एटलीस्ट 23 to 24 कुछ आवर्स बिताते हैं। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम उनको फिर अपनी ही कास्ट का कोई पर्सन मिलता है और फिर वो उनको ट्रैवल करवा देता है। और कुछ बुक्स में बोला गया है कि उनको फिर झूठ बोलना पड़ता है कुछ जगह पे जाके कि हाँ हम इस कास्ट से नहीं हैं, और फिर उनको ट्रैवल करवा दिया जाता है। तो इस तरह आफ्टर अ स्पैन ऑफ 23 to 24 आवर्स के बाद वो उस घर पे, उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ये सिचुएशन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ना सुन कर दिया था, शॉक कर दिया था। तो यहाँ से उन्होंने अनटचेबिलिटी एबॉलिश का मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने लेके आए। ठीक है, तो ये है कि आपको अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 17। यहीं पे अगर मैं अब आपके साथ आर्टिकल नंबर 18 की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 18 जो है वो डील करता है अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स के साथ में। ठीक है, टाइटल की अबॉलिशिंग के साथ डील करता है। अब टाइटल क्यों अबॉलिश करे गए, अगर सपोज करिए ये कोई पर्सन है राजा, ठीक है, और ये कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन लगा लीजिए, रमेश, है ना, एक पर्सन है राजा मनमोहन। ठीक है, तो यहां से मेरे को नाम से क्या शो हो रहा है, मेरे को नाम से इनइक्वालिटी शो हो रही है ना। मैं ऑब्वियसली इस पर्सन को क्या मिलेगा, इस पर्सन को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, इस पर्सन को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, और इसको उतना प्रिविलेजेस इसके कंपैरिजन में नहीं मिलेगा। तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए और हमारी जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, उसको बरकरार करने के लिए एबॉलिश करा गया टाइटल का। इसमें जो भी फॉरेन से टाइटल मिले जाएंगे किसी इंसान को, वो सारे के सारे टाइटल को रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन, वो ये है कि जितने भी मिलिट्री के आप प्रीफिक्स यूज करते हो ना, मिलिट्री जैसे कर्नल हो गया, जनरल हो गया, मेजर हो गया, चीफ कमांडर हो गया, वो रहेंगे। ठीक है, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं, जैसे आप डॉक्टर हो गया, फिर इंजीनियर हो गया, ठीक है, देन आप और भी जो क्वालिफिकेशंस नेम के आगे लगाते हो प्रीफिक्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जो डील करते हैं उनको नहीं हटाना, उनको तो रखना है। तो टाइटल्स जो कि मीन्स की जैसे राजा का टाइटल हो गया, महाराजा का टाइटल हो गया, है ना, फिर हम किसी को टाइटल दे देते हैं कि वाह करेज के लिए शेर बोल देते हैं, ऐसे वो टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, क्यों, ताकि इनइक्वालिटी ना हो। और मिलिट्री वाले जो टाइटल्स हैं, है ना, जो मिलिट्री अवार्ड्स के टाइटल्स हैं उनको रखा गया है, और एजुकेशनल टाइटल्स को जरूर रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये चीज को आपने ध्यान में देना है। तो अभी हम आर्टिकल नंबर, दोबारा से मैं बोल देती हूँ, आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दिस ग्राउंड्स, आर्टिकल नंबर 16 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश, आर्टिकल नंबर 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिश करना टाइटल्स को। ठीक है, अब हम आते हैं जो डील करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के साथ में। तो आर्टिकल नंबर 19 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास राइट टू फ्रीडम आता है। ठीक है, अब ये छोटा सा आर्टिकल नंबर राइट है, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें राइट टू फ्रीडम बोल दिया। अब ये जो फ्रीडम है ना, इस फ्रीडम के अंदर भी हमें 6 राइट्स का प्रोटेक्शन मिला है। तो इनडायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो यूपीएससी इनडायरेक्टली इस 6 राइट से क्वेश्चंस को पूछता है। तो राइट टू फ्रीडम में आपके 6 राइट्स का हमें क्या मिलता है, प्रिविलेज मिलता है। वो कौन कौन से राइट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका राइट टू फ्रीडम है वो प्रोटेक्शन करता है 6 राइट्स का। तो वो 6 राइट्स कौन कौन सी है, सबसे पहली जो राइट आती है वो आती है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक
ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। सेकेंड वाली जो राइट आती है वो है राइट टू असेंबली, ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी आती है राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस, एसोसिएशंस एंड यूनियन को राइट फॉर्म करने की। चौथी जो राइट आती है वो है फ्रीली कहीं पे भी मूव करने की, राइट। फिफ्थ जो राइट आती है वो आती है कहीं पे भी रिसाइड करने की एंड सेटल करने की राइट आती है, ठीक है। एंड जो सिक्स्थ राइट आती है वो है कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन प्रैक्टिस की राइट है, ठीक है। कोई भी मतलब इसमें आप अपना ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, इसको कैरी ऑन कर सकते हो। तो कितना छोटा सा आर्टिकल 3 शब्दों में इसने हमें इतनी राइट्स को दे दिया और ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल राइट्स है। अगर ये राइट ना होती तो आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाते, ये राइट ना होती तो आप अपनी मनपसंद का करियर नहीं चूज कर पाते, ये राइट ना होती तो जो जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ये राइट ना होती तो जो यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, असेंबलीज बनती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वो नहीं बन पाती। सो राइट टू फ्रीडम बहुत वैल्यूएबल राइट है। इसमें हमें 6 राइट्स मिली हैं। सबसे पहली है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको राइट मिलता है अपने विचारधारा को प्रदर्शित करने का। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस जर्नलिज्म की बात आती है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वो भी इसी में है। आपकी कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टैप नहीं होगी वो भी इसी में आता है। राइट अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे आती है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी विषय पे नहीं बोलूँ तो वो मेरा राइट है कि मैं नहीं बोलूँगी, मुझसे कोई जोर जबरदस्ती करके उगलवा नहीं सकता कि इस पे ये बोल, है ना। तो ये सब चीज़ें राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती हैं। राइट टू असेंबल का मतलब है कि आप अपनी मर्जी का ग्रुप बना के 4 से 5 मेंबर का, 5 से 10 मेंबर का राइट टू असेंबल पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमारे लॉ को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज़ को वायलेट नहीं करना है। अगर आप वायलेशन करोगे तो सेक्शन 144 जो धारा 144 लागू हो गई है, सुना होगा ना, तो वो लागू हो जाएगी, ठीक है। तो राइट टू असेंबल आप कर सकते हो, आप ग्रुप में असेंबल कर सकते हो पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी, अनटिल एंड अनलेस आप किसी को भड़का नहीं रहे या फिर किसी का वायलेशन नहीं कर रहे। राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशंस, आपके पास राइट है, आप यूनियन एसोसिएशंस बना रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस यूनियन और एसोसिएशन का सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रयोग करें, इसको नेगेटिव वे में हमारे लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं यूज करें, ठीक है। आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप पंजाब में सेटल होना चाहते हैं, आप उत्तराखंड में सेटल होना चाहते हैं, आप सेटल कर सकते हैं। आपके पास राइट है, आप अपनी मनपसंद का करियर, अगर आपने इंजीनियरिंग करा है, आप सिविल सर्वेंट में करियर चूज करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। कोई ये नहीं बोला जाएगा कि आपने ये क्वालिफिकेशन करा है आप यहीं जाओ, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पर्सपेक्टिव होता है, वो कुछ डिसाइड क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज के लिए होता है, बट आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बन सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। तो ये राइट टू फ्रीडम आपको इतनी सारी राइट्स के लिए ग्रांट देता है। तो आई होप आपको आर्टिकल नंबर 19 अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है ये क्या कहता है, ये आर्टिकल नंबर 20 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द विक्टिम या फिर टू द ऑफेंस्ड पर्सन। सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, इसने कोई क्राइम कमिट किया है ना, ऐसा माना जा रहा है इसने क्राइम कमिट किया है। सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, ए ने क्राइम कमिट करा ना, क्राइम तभी क्राइम माना जाएगा अगर इसका कोई एविडेंस और प्रूफ होगा और इस एविडेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर जज उस
एविडेंसेस के आधार पे इसको क्रिमिनल बोलेगा तो क्राइम और क्रिमिनल ये माना जाएगा। जब तक ए ने कोई गुनाह करा है, कोई ऑफेंस करा है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 20 इस गुनाह करने वाले पर्सन को भी राइट अगेंस्ट डिटेंशन देता है। उस राइट में क्या होता है कि ये हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं जो गिरफ्तार करेंगे ए को, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो नियर बाय कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, उसमें इसको पेश करना होता है। कायदा उसमें आने जाने का जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। आई होप आप इसको कोऑपरेट कर सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, थोड़ा हेल्थ इशू है, थ्रोट प्रॉब्लम है एंड हल्का सा फीवर था, तो जिस वजह से मैं आपके 2 दिन से लेक्चर नहीं ले पाई। बट 2 दिन के लॉस के बाद आज मैंने फिर रिकॉर्ड करने का सोचा, तो आई होप आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 जो है वो उस ऑफेंस्ड, उस एक्यूज्ड पर्सन को भी राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉ है ना वो कितना ब्यूटीफुल है कि उस लॉ ने हमारे जो क्राइम करने वाले पर्सन है ना उसको भी इनोसेंट बरकरार, उसकी इनोसेंसी को बरकरार रखा है जब तक वो गिल्टी अप्रूव नहीं हो जाता। दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द विक्टिम एंड द ऑफेंस। एंड सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है यूपीएससी की तरफ से, वो ये आता है कि नो डबल जियोपैरिडी, मतलब कि कोई भी डबल जियोपैरिडी नहीं होगी। इस टर्म को बखूबी अच्छे से समझना, मतलब कोई भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा उसी सेम गुनाह के लिए एक बार से ज्यादा। एक बार अगर किसी पर्सन ने वो गुनाह कर दिया, उस पर्सन को एक बार से ज्यादा सेम ही ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब once person acquitted cannot be tried again for the same offense। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ रखनी है कि यहाँ पे कोई भी एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ नहीं होता। नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या होता है? नो पर्सन शाल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब ये है, अगर किसी पर्सन कोई लॉ के अगेंस्ट किया है, किसी चीज का वायलेशन करा है, उसी को आप लॉ करोगे, उसके अलावा आप किसी को भी पनिशमेंट ऑफेंस नहीं दोगे। ठीक है ना। नो डबल जियोपैरिडी से क्वेश्चन बहुत आता है। नो डबल जियोपैरिडी को डिफाइन करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यही है कि कोई भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगा सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा। ठीक है, एंड एक चीज और आती है कि कोई भी पर्सन है ना, उसने अगर कोई गुनाह किया है तो वो खुद विटनेस नहीं होगा। ठीक है, हम विटनेस पेश करते हैं ना, तो अगर सपोज ए ने कोई गुनाह किया है तो ए को ना जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जोर जबरदस्ती एक्यूज नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ विटनेस करे। ठीक है, तो अपने खिलाफ विटनेस करने का इसको क्या प्रोवाइड किया गया है? राइट प्रोवाइड किया गया है। राइट, होता है ना आपको कुछ केसेस में कभी कभी जो गुनाह खुद गुनहगार गुनाह सबूत कबूल कर ले, तो यहाँ पे हमें ये वाला आर्टिकल ये प्रूव करता है, तो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा लॉ चलता है। आई होप क्लियर है आर्टिकल नंबर 20। चलिए आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 21 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोटेक्शन ऑफ आपकी जो लाइफ है उस लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है उस लाइफ को, एंड आपको जो एक पर्सनल लिबर्टी मिली होती है उस लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है उससे उसका जीने का अधिकार जो है वो नहीं छीना चाहेगा। ठीक है, और ये एक ऐसी एक लौती राइट है जो कि सिटीजन को तो अवेलेबल है ही है, बट नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप का 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक सिटीजनशिप होते हैं और एक एलियंस होते हैं। तो जो एलियंस होते हैं
वो हमारे फ्रेंडली कंट्री से भी हो सकते हैं और वो एनिमी कंट्री से भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी से भी हमारा कोई भी पर्सन बिलोंग करता है उसको ये हक तो ज़रूर है। आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ केसेस का जिक्र किया होगा, तो उन केसेस पे अभी ध्यान मत देना, क्योंकि मैं ना आप लोगों के लिए जितनी भी पॉलिटी की इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे केशवानंदा भारती केस, मेनका गांधी केसेस का मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, तो वो आपको अच्छे से समझ रहेंगे। अभी आप थोड़ा सा सिर्फ जो पार्ट हमारी एग्जामिनेशन के लिए, जिस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए पढ़िए। केसेस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना, केसेस क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब आर्टिकल नंबर 21 के अंडर ही ना एक आर्टिकल नंबर 21A भी आता है। तो ये आर्टिकल आपको देता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर देता है राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे ये बताया गया है, ये जो आर्टिकल था ये कब ऐड हुआ, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो ये आर्टिकल 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन ऑफ 2002, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2002 में राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि कोई भी पर्सन जो है विद द एज ग्रुप, राइट, 6 to 14 की एज ग्रुप में उसको एजुकेशन प्रोवाइड अप होगा, ठीक है। तो जो भी पर्सन है आप उसको जबरदस्ती क्या कर सकते हो, जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगा सकते हो अगर उसकी एज ग्रुप 6 to 14 में लाए करती है, राइट। सो अ पर्सन वी कैन से who lies in the age group from 6 to 14 years has the free right to go for the education, ठीक है। तो ये आपका हो गया 21A। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 22 पे। तो आर्टिकल नंबर 22 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 22 है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। मैं आपसे आर्टिकल नंबर अभी पीछे डिस्कस करके हटी थी, यहाँ पे एक्स पोस्टो फैक्टर वाला जो था, है ना, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 20। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट के रिगार्डिंग आप उसको बोल सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 22 भी विक्टिम के साथ ही रिलेट करता है, और आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विक्टिम को अगेंस्ट द अरेस्ट, ठीक है। तो दो तरह की डिटेंशन होती हैं, प्यूनेटिव होती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 22 है। तो यहाँ पे आई वुड से कि फ्रॉम आर्टिकल नंबर 22 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक का जो पार्ट रहता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेटिंग विद मी, थैंक यू।